जादुई फ्रॉक की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नामक एक गांव में नैना अपनी माँ और बाबा के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। नैना दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। नैना के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नैना को 5 वर्ष की कम उम्र में ही छोड़कर चली जाती है। नैना की देखभाल के लिए नैना के पिता मुकेश ने अंजलि नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। अंजलि की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका केवल कुछ महीने की ही थी। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो अंजलि, मैं तुमसे सिर्फ नैना की अच्छी परवरिश करने के लिए ही शादी की है। इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी नैना को भी अपनी बेटी जैसा ही प्यार करोगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं नैना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर नैना अब मेरी भी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया है। इतने बड़े शहर में सेटल होने में मुझे काफी वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा, जिससे तुम नैना और राधिका की अच्छी तरह से परवरिश कर सको। और अगली ही सुबह मुकेश तैयार होकर मुंबई के लिए निकल जाता है। शुरू में तो अंजलि अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करती थी, परंतु कुछ सालों में ही अंजलि अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो नैना से पूरा दिन घर का काम कराया करती थी। अरे ओ नैना की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरी माँ धोएगी? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। तू केवल घर में ही लेटे लेटे खाना चाहती है ना? बस कोई काम करने को ना बोले तुझे। माँ, मैं तो अभी सिर्फ 6 वर्ष की ही हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाती हो। बहुत ज्यादा जवान चलने लगी है तेरी। आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ तो क्या करती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन अंजलि का अत्याचार नैना के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। नैना और राधिका बड़ी हो जाती है। अंजलि अपनी राधिका बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट लाकर देती थी। एक दिन राधिका अपने किसी सहेली की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी नैना नाश्ता लेकर राधिका के कमरे में आती है। नैना राधिका की इतनी सुंदर फ्रॉक और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और नैना का दिल राधिका के फ्रॉक पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरे इतने सुंदर फ्रॉक देखे नहीं जा रहे हैं ना, जलनखोर कहीं की। रुक, अभी मैं माँ को बुलाकर तेरी खबर लगाती हूँ। नहीं राधिका, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। इतना बोलकर नैना निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। नैना अपने कमरे में जाकर बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनने का मन करता है। मैं भी राधिका की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ, परंतु सौतेली माँ तो पूरा दिन मुझ पर अत्याचार करती रहती है। पिताजी भी दूर शहर में काम करते हैं और आप भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी नैना की माँ की तस्वीर में से नैना की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी राधिका की तरह अच्छे अच्छे फ्रॉक चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें फ्रॉक की दुनिया में ही ले चलती हूँ। क्या? फ्रॉक की दुनिया? सच में माँ, फ्रॉक की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर नैना की माँ अपनी जादुई शक्तियों से नैना को फ्रॉक की जादुई दुनिया में ले जाती है। वाओ माँ, इतनी सारी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फ्रॉक, ये हम कहाँ आ गए माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत है। तभी उन फ्रॉकों में से आवाज आती है, आइए नैना जी, फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए।
मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड फ्रॉक देने में आपकी मदद करूंगी। फ्रॉक की दुनिया में उसे तरह तरह के फ्रॉक दिखाई देते हैं। कई फ्रॉक आपस में बातें कर रहे होते हैं और कई फ्रॉक आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी जादुई फ्रॉक नैना को फ्रॉक की दुनिया की रानी चुटकी के पास ले जाती है। आओ नैना, हमारे फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? तुम यहाँ से कोई भी एक जादुई फ्रॉक अपने साथ घर ले जा सकती हो। रानी माँ नैना को फ्रॉक की दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रॉक देती है। ये लो, तुम ये जादुई फ्रॉक से कुछ भी मांग सकती हो और ये तुम्हें तुम्हारे घर के काम करने में भी मदद करेगी। नैना रानी माँ का धन्यवाद कर फ्रॉक ले लेती है और अपनी माँ की जादुई शक्तियों से पृथ्वीलोक पर वापस आ जाती है। नैना अगली सुबह नहा धोकर जादुई फ्रॉक पहन लेती है। नैना जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। नैना अपने आप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। मैं ये जादुई फ्रॉक पहनने के बाद कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ और अब मैं राधिका की तरह ये फ्रॉक पहनकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। नैना जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली की पार्टी में चली जाती है। नैना और अंजलि भी बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। वो नैना को देखकर नैना को पहचान नहीं पाते। बर्थडे पार्टी में सभी लोग नैना को ही देखे जा रहे थे। नैना बर्थडे पार्टी में खूब मस्ती करती है और अंत में घर वापस आ जाती है। नैना जैसे ही घर में आती है, अंजलि और राधिका उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। नैना को अंदर आते देख अंजलि उससे पूछती है, अरे कौन है तू और तू बिना पूछे हमारे घर में कैसे चली आ रही है? माँ, मैं हूँ नैना। आपने देखा नहीं मुझे बर्थडे पार्टी में? देख लीजिए माँ, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि आपसे बिना पूछकर बर्थडे पार्टी में चली गई। और ये फ्रॉक तो देखिए माँ, कहाँ से लाई इतना सुंदर फ्रॉक? माँ, जरूर इसने ये फ्रॉक चुराया होगा। नहीं छोटी, ये फ्रॉक तो मेरी माँ की शादी का है। मैंने माँ की बक्से में से इसे निकाला है। अरे बस कर, हमें तेरी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जाकर घर के काम कर, समझी? नैना चुपचाप अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। लेकिन आज जादुई फ्रॉक की मदद से उसके घर के सभी काम अपने आप हो जाते हैं। नैना घर के सभी काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नैना वाला फ्रॉक चाहिए। नैना के पास मुझसे बहुत सुंदर फ्रॉक है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार से इससे भी ज्यादा सुंदर फ्रॉक लाकर तुझे दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही फ्रॉक चाहिए। अंजलि राधिका की जिद के आगे टिक ना सकी और नैना के कमरे में जाकर नैना से वो जादुई फ्रॉक छीन ली और लाकर अपनी बेटी को दे दी। राधिका जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनकर बाहर आती है, राधिका दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और राधिका अपने आप को देखकर खूब रोने लगती है। अगले दिन जब राधिका स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ नैना हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। फतेहपुर गांव में सिंड्रेला अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पिता मुरारी काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर ही रहा करते थे। इधर सिंड्रेला के पिता की अनुपस्थिति में सिंड्रेला की चाची रेशमा सिंड्रेला पर खूब अत्याचार किया करती थी। वो उसे अपने घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे ढंग से खाना तक नहीं देती, जबकि मुरारी के पैसे से ही उनका पूरा घर चलता था। एक दिन सिंड्रेला बाहर बर्तन मांज रही थी। चाची, ये बर्तन तो साफ हो चुका है, अब मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, इसके बाद मैं नहाकर खाना बना दूंगी। 10-12 झूठे बर्तन मेरे कमरे में भी रखे हुए हैं, जा पहले उसे भी दौड़ कर ले आ। देख, उसके बाद मैं तुझे बार बार काम नहीं बताती रहूंगी, अपना काम समय पर खुद कर लिया कर। हाँ चाची, अभी लाकर धो देती हूँ। मुंह बंद करके अपना काम कर ले जल्दी, तेरे चाचा खाने के इंतजार कर रहे हैं। खाने में तो तेरा बड़ा हाथ चलता है और काम करने में तेरे हाथों में मेहंदी लग जाती है।
बेचारी सिंड्रेला, बचपन में ही उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया और चाची से उसे मार और ताने ही मिले। जब देखो उसकी चाची रेशमा सिंड्रेला के लिए जहर उगलते रहती थी। रेशमा की एक छोटी बेटी भी थी, गीता। गीता बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। वो सिंड्रेला को अपनी सगी दीदी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दोनों चचेरी बहनों का प्यार उसकी माँ को एक आंख नहीं भाता था। कितनी बार तुझसे कहा है इस कलमुही से दूर रहा कर, तेरी समझ में नहीं आती ना। और तू कलमुही, जब देखो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है काकी। हाँ माँ, मैं तो बस। चुप कर और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रेशमा सिंड्रेला को एक थप्पड़ लगा देती है। घर में इतना काम पड़ा है और महारानी हंसी ठिठोली में लगी हुई है। इसी तरह सिंड्रेला का दिन चाची के ताने सुनकर कट रहा था। सिंड्रेला के पिता कुछ दिनों में ही गांव आने वाले थे। उन्हें सिंड्रेला का विवाह करना था, लेकिन रेशमा ये चाहती थी कि पहले उनकी बेटी गीता का विवाह हो और सिंड्रेला जिंदगी भर नौकरानी बनकर घर में ही बैठी रहे। अरे ओ गीता की माँ, मेरे भाई मुरारी की चिट्ठी आई है। अगले हफ्ते मेरा भाई गांव आ रहा है। आखिर अब सिंड्रेला बिटिया की शादी भी करनी है। देखो जी, मैं वो सब नहीं जानती। मैं तो सबसे पहले अपनी बेटी गीता की शादी करूंगी, उसके बाद ही सिंड्रेला के बारे में सोचूंगी। अरे यह तुम कैसी बात कर रही हो? सिंड्रेला बिटिया बड़ी है, कायदे से पहले उसकी ही शादी होनी चाहिए, उसके बाद ही गीता की शादी होगी। अभी हमारे गीता की उम्र ही क्या है। देखो जी, जब तक सिंड्रेला घर पर है उसने घर का सारा काम संभाल रखा है। उसके जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी होगी और मुझसे अब कोई काम भी नहीं होता। और एक बात, जब तक सिंड्रेला है तभी भाई साहब घर चलाने के पैसे भेज रहे हैं। उसके चले जाने के बाद भाई साहब हमें पैसे भेजना बंद कर देंगे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है गीता की माँ। मुरारी भाई उसके बाद भी हमारी मदद करेंगे और हमारे गीता की शादी में भी वह हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर वह गीता को भी अपनी बेटी सिंड्रेला की तरह ही प्यार करते हैं। तुम तो चुप ही रहो जी। तुम्हारे हिसाब से अगर चली फिर तो हो ही गया। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है? जरा हमें भी तो बताओ। वो गंगापुर वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से है। उस घर में अगर हमारी गीता चली गई फिर तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। मैं सिंड्रेला की जगह गीता की शादी वहाँ करवाऊंगी, तुम देखना। वैसे भी हमारी गीता सिंड्रेला से ज्यादा सुंदर है। लड़के वाले गीता को ही पसंद करेंगे। अगर लड़के वालों ने सिंड्रेला को पसंद कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिंड्रेला को घर से बाहर भेज दूंगी। हमारी गीता कितनी गोरी है, लड़के वाले तो उसे देखते ही पसंद कर लेंगे। एक बार गीता की शादी हो जाए बस, उसके बाद उस काली से कोई शादी नहीं करेगा। सिंड्रेला भी कम सुंदर नहीं है। तुम उससे कड़ी धूपों में खेतों में काम करवाती हो, इसलिए उसका रंग सांवला हो गया है। देखो जी, उस कलोटे का अब और ज्यादा बखान मत करो। मैं उसे धूप में ही दौड़ाऊंगी और उसे काला बनाऊंगी ताकि उसे कोई पसंद ही ना करे। गंगापुर वाले लड़के से तो मेरी बेटी गीता का ही ब्याह होगा। ऐसा रिश्ता मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। वहीं दूर खड़ी गीता अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है। माँ, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी तो मुझसे बड़ी है ना, पहले उनकी ही शादी होनी चाहिए। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। उस गंगापुर वाले लड़के से सिंड्रेला दीदी की शादी करा दीजिए। तू चुप कर, तुझे अभी कुछ नहीं मालूम। हम जो कुछ भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। उस घर में ब्याह कर जाएगी तो रानी की तरह रहेगी। बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं लोग, दूर दूर तक नाम है उनका। माँ, ये बहुत ही गलत कर रही हो आप। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले सिंड्रेला दीदी की शादी करें। उनके साथ इतना अन्याय मत करो माँ। बहुत जवान चलने लग गई है तेरी। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चल जा, अपने कमरे में जा, वरना मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगी। गीता वहाँ से चली गई और जाकर उसने सिंड्रेला से सब कुछ बता दिया। सिंड्रेला को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो चाची से कुछ नहीं बोल पाती है। चाची अब सिंड्रेला से और भी ज्यादा काम करवाने लग गई। घर के कामों के साथ साथ अब उसे चिड़चिड़ाती धूप में घास लाने खेतों में भी भेजने लगी। सिंड्रेला सुबह से खेतों में घास काट रही थी।
उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो प्यास से व्याकुल हो उठी। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन चाची के डर से वो घर नहीं गई और घास काटती रही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। काश मुझे कहीं से पानी की कुछ बूंदें मिल जाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पानी। इतने में सामने से एक बूढ़ी औरत कमंडल में पानी लिए वहां से गुजरते हुए सिंड्रेला को दिखाई देती है। बिटिया, इस जेठ की दोपहरिया में इतनी धूप में तुम कैसे घास काट रही हो? देखो तो कैसे पूरा मुंह सूखा जा रहा है तुम्हारा। लो पानी पी लो बेटा। सिंड्रेला के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को सिंड्रेला पर बहुत ही दया आ जाती है। वो उसे अपने पास बैठाकर पानी पिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, ये पानी आज मेरे लिए अमृत के समान है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत ही कष्ट है। मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारी दुख की घड़ी खत्म। ये लो। ये क्या है अम्मा? ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का छोटा सा तोहफा है। ये लहंगा तुम अपनी शादी में पहनना और इस बिंदी को जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए तब अपने माथे पर लगाना। ये लहंगा और बिंदी जादुई है जो सदैव तुम्हारी मदद करेंगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब सिंड्रेला भी उस लहंगे और बिंदी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सिंड्रेला का पिता मुरारी घर आया। उसने रिश्ते वालों को अपने घर पर बुलाया। लड़के के माता पिता के साथ लड़का भी आ गया। रेशमा ने अपनी बेटी गीता को अच्छे से सजाया और सिंड्रेला ने अपने पिता द्वारा लाए कपड़े को पहना और उस जादुई बिंदी को अपने माथे पर लगाया। बिंदी लगाते ही सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। अब सिंड्रेला और गीता दोनों ही लड़के वालों के सामने आए। सिंड्रेला के अद्भुत सौंदर्य और शालीनता को देखते हुए लड़के वालों ने सिंड्रेला को देखते ही उसे पसंद कर लिया। हमें आपकी बेटी सिंड्रेला बहुत ही पसंद आई। आप बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हाँ हाँ जरूर, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। यह लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रेशमा का सारा प्लान फेल हो गया। रेशमा ने अपना दिमाग दौड़ाया और वो समझ गई कि हो ना हो उसने जो बिंदी लगाई है वो जादुई है। रात में जब सिंड्रेला सो रही थी तब उसकी चाची उसके कमरे में गई और उसके माथे से उस बिंदी को निकालना चाहा। तभी उसे एक करंट का जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। शोर सुनकर सिंड्रेला की भी नींद खुल गई। चाची, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? दूर रह मुझसे, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। तभी उधर से गीता और रामू भी आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? आप दीदी से इतना डर क्यों रही है? ये देखो, मैं भी तो दीदी के पास हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। माँ, नीयत अच्छी रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। हमें हंसी खुशी दीदी की शादी की तैयारी करनी चाहिए। गीता ठीक कह रही है, ईश्वर की भी यही मर्जी है। अब हम हंसी खुशी से सिंड्रेला बिटिया की विवाह करेंगे। और अंत में बहुत ही धूमधाम से सिंड्रेला की शादी गंगापुर वाले लड़के से हो जाती है। सिंड्रेला ने अपनी शादी में उसी लहंगे और बिंदी को लगाया था। जादुई लहंगे और बिंदी ने सिंड्रेला का खूब साथ दिया। ससुराल आते ही उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।